तो 32 लास्ट एज है आईएएस बनने की। जनरल कैटेगरी के लिए। अगर सर मैं डीएम बना, नहीं, अभी आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में बताइए, हम तय करेंगे कि आप बनेंगे कि नहीं। मैंने प्रयास ही एक ही किया। एक ही प्रयास किया और उसी में आपको पता चल गया कि आपसे नहीं होगा। मुझे उसमें पता चल गया कि मैं शिक्षक ही बन सकता हूँ। सर कुछ ले दे के जिस तरीके से मेरा मेंस हुआ है उस तरीके से इंटरव्यू भी हो जाता था। मेंस हो गया है आपका? हाँ जी। इनका रोल नंबर निकालिए जरा। सर कैन आई आप थोड़े कैजुअल बैठ गए हैं, ऐसे नहीं बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है आपका। तो ये तो भ्रामक इंटरव्यू हो गया ना सर। अब छोटा कोई पद दीजिए मेरे को। अगर आपको चपरासी बना दिया जाए तो आप नमस्कार, अनअकैडमी प्रेजेंट्स गुरु चेला और यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गुरु जो महाराष्ट्र से आते हैं। इनका नाम है मधुकर कोटवे। सही बोला सर? जी सर। नमस्कार सर। तो कोटवे सर के बारे में बता दूं कि इनके जो पूर्वज थे मराठाओं से लड़े थे। आज आप मराठी भी नहीं बोलते, आप हिंदी ही बोलते हैं। नहीं, मुझे मराठी भी आती है, मला येते पूर्ण मराठी पण। अच्छा, और आप दिल्ली में रहते हैं? जी, पिछले कुछ समय से। तो अब तो दिल्ली में हिंदी बोला कीजिए आप। मैं हिंदी का भी बहुत अच्छा समर्थक हूँ। अच्छा। और प्रत्येक रीजनल भाषा का भी। क्यों अंग्रेजी नहीं आती आपको? क्योंकि अंग्रेजी सबसे कम यूज करते हैं हमारे विद्यार्थी फिलहाल में, हिंदी माध्यम से अच्छा होने के कारण। तो एक बात सुनिए सर, मैंने कि अनअकैडमी से इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी मीडियम का भी कोई टॉपर निकला है। जी बिल्कुल। उसी आईडी से एक इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ रहा था बंदा। नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, लेकिन हिस्ट्री हुई है। पहली बार एक ही इंस्टीट्यूट से हिंदी मीडियम का भी फर्स्ट रैंक और इंग्लिश मीडियम का भी फर्स्ट रैंक आया है। क्या बात है सर। तो फर्स्ट रैंक दो बंदे कैसे आ गए? दो बंदे फर्स्ट रैंक पे नहीं, दो अलग अलग बंदे। एक मिनट, ये तो कुछ स्कैम सा मुझे लग रहा है। हर जगह स्कैम नहीं होते हैं। अच्छा। कुछ जगह सच्चाइयाँ भी होती है। अच्छा। और सच यही है कि हिंदी माध्यम से भी और इंग्लिश माध्यम से भी अनअकैडमी के टॉपर आए। क्या बात है। तो सर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, आपको पता ही है, और एज निकले जा रही है। बुढ़ापा दिख रहा है चेहरे पर। ओके सर, आप बड़े यंग मालूम पड़ते हैं, आप क्यों नहीं यूपीएससी निकाल लेते हैं? निश्चित ही। निश्चित ही नहीं निकला। तब अनअकैडमी नहीं था। तब अनअकैडमी नहीं था, तब आप जैसे टीचर नहीं थे ना सर। ये आपका धन्यवाद ऐसा कहने के लिए। सर लेकिन एक बात बताइए, आप दावा करते हैं कि आप मैथ भी पढ़ाते हैं और बायो भी पढ़ाते हैं। ऐसा पहली बार कोई टीचर मैंने देखा है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने का दावा कर रहा है। इसका प्रमाण मेरे दोनों वीडियो के नीचे आए कमेंट्स है। 2 वीडियो ही डाले आपने बस। ऐसे तो कई वीडियो हैं, लेकिन इसके साथ और भी कई दावे हैं। मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ और मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमी भी पढ़ाता हूँ और मैं आईआर भी पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश को छोड़कर सब कुछ पढ़ाता हूँ। इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश नहीं आती। So well, let's take this interview in English, sir. So according to National Institute of Geography Okay. and Stanford University of Balia, we should prepare for interview first. Yes, why not? सर ये तो जितनी मेरे को मराठी आती है उतनी आपको इंग्लिश आती है यार। हैं माला जाऊदे। माला जाऊदे साहब। सर एक जो इशू है कि लोग इतने ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देखते हैं और इंटरव्यू की तैयारी, जैसे मैंने आते ही पहले इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी सर। अब उस चक्कर में कभी प्री नहीं निकला। तो मेरे जैसे छात्रों को क्या करना चाहिए? मतलब फांसी लगाने से पहले कुछ आप सलाह दें। घर वालों से माफ़ी मांगे। ठीक है। उनसे स्वीकार करे कि मैं गलत रास्ते पर आ गया था और अब मैं सही रास्ते पर मैं क्यों जाना माफी मांगू सर? क्योंकि शुरुआती गलत की ना हमने। शुरुआत तो उन्होंने गलती की ना। सर मैंने तो बोला नहीं था मुझे इस दुनिया में लाओ। वास्तविक रूप में हर गलतियों को गिनाएंगे तो बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसे यहीं पर समेटते हुए इंटरव्यू की जगह पर पहले प्रीलिम्स की तैयारी से शुरुआत कर लेते हैं। और ऐसा इंटरव्यू के प्रति इतना आकर्षण आने के पीछे का कारण? मेरा सर कारण ये है कि जब तक इंटरव्यू नहीं निकलेगा आईएएस तो बन नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो पहले इंटरव्यू ही निकाल लेते हैं ना। नहीं, आपकी सोच बिल्कुल सही है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा। वो तो जिंदगी भर का है।
पढ़ाई लिखाई जिंदगी भर, देखिए आप भी अभी देखिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि उन्हें इंटरव्यू पहले निकाल देना चाहिए, वो उम्र के 59वें ईयर पर तैयारी करें, क्योंकि फिर पीछे भी तो जाना है हमें। फिर हम 32 तक आते आते रिटायर हो जाएंगे। तो 32 लास्ट एज है आईएएस बनने की? जी, जनरल कैटेगरी के लिए। अटेम्प्ट निकल रहा है, लास्ट अटेम्प्ट। कब तक फॉर्म भर सकते हैं ये वाला? निकल चुका है ये वाला फॉर्म, भर दिया गया है आपके द्वारा? नहीं भरा यार मैंने तो मैं आईएएस नहीं बन सकता फाइनली? कोई ऐसी बात नहीं, इंटरव्यू की तैयारी तो फुल है। हाँ सर, इंटरव्यू पे आते हैं कि बहुत लोग पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं और पढ़ाई लिखाई पे कम फोकस करते हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब क्या रोड मैप क्या रहना चाहिए? जब तक मेंस ना निकले तब तक इंटरव्यू की तैयारी ना करें? बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि एक्चुअल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई ऐसा एक कोर्स थोड़ी है कि आज 7 दिन में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस पूरी जर्नी में, एक एक स्टेप के साथ आपकी पर्सनैलिटी अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किन किन लड़कियों से बात करनी चाहिए? किन, एक तो मैं पूजा से कर रहा हूँ, है ना, उसका कोई एक बॉयफ्रेंड है तो वो तो बढ़िया है ना। एक कोई आप सलाह दें, कहीं ओयो रूम वगैरह में भी जाके मैं कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता हूँ? निश्चित ही मुझे लगता है कि हर क्षेत्र से पर्सनैलिटी का विकास होता है, लेकिन ये पर्सनैलिटी आपकी यूपीएससी में काम नहीं आएगी। सर, कॉन्फिडेंस तो आएगा कि आई हैव डन इट, कि मैं वर्जिन नहीं हूँ यार। हाँ, कॉन्फिडेंस के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी कॉन्फिडेंस नहीं, कंसिस्टेंसी मांगती है। यूपीएससी आपका पेशेंस मांगती है। वो जानना चाहती है कि आपके अंदर ठहराव कितना है, और ओयो के रूम से ठहराव तो नहीं आएगा, लेकिन शायद उन्मुक्ति जीवन से जरूर आ सकती है। सर, मैं तो भूल ही गया, मैं एक स्पिरिचुअल लीडर के साथ बैठा हुआ हूँ। ठीक है सर, आपने बोला कि ठहराव नहीं आएगा, लेकिन अगर इंटरव्यू, फिर भी इंटरव्यू पे ही आते हैं। आप इतना इंटरव्यू पे रुके हुए क्यों है? आप जाने दीजिए इंटरव्यू को, प्री और मेंस पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। प्री और मेंस, बार बार प्री और मेंस सर। जितने लोग अब प्री और मेंस निकला है, आप वो आईएएस बन गए हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बने ना। बिल्कुल। कौन आईएएस बना? जिसका इंटरव्यू निकला है। तो मेरे को इंटरव्यू पे रहने दीजिए सर। इंटरव्यू के लिए बताइए सर कि इंटरव्यू से एक रात पहले क्या खाएं, क्या पिएं, और कितने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें उससे पहले? मैं कहूँगा कि इंटरव्यू से एक रात पहले हल्का सा खाना खाएं, और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य नहीं है। तो मतलब कर सकते हैं उस रात? यदि आपके मन में ऐसी किसी प्रकार के विचार और भावनाएं जन्म लेती है, तो मुझे लगता है उसमें वो आपके प्रति आपका जो थॉट है वही माना जाएगा। लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता, ऐसी कोई आवश्यकताएं मुझे नहीं लगती हैं। आप पहले प्री तो पास कर लीजिए। सर, हिंदी में बात करने से इंटरव्यू निकल जाएगा? अंग्रेजी में भी से भी बात करने से निकल सकता है। ठीक है। और कपड़ा कैसा पहनना पड़ता है? जैसे अभी आपने पहना है, उससे ज्यादा बेटर फॉर्मल ड्रेस पहने। कैजुअल नहीं चाहिए? कैजुअल नहीं। बैठने का तरीका कैजुअल नहीं होना चाहिए? बैठने का तरीका कैजुअल चल सकता है, पर कपड़े फॉर्मल रहे तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है सर। सर, आप ये बताएं कि कोई आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड रही है जिसने आपको धोखा दिया और आप यूपीएससी के क्षेत्र में आए? मैंने ठुकरा के मेरा प्यार सोचकर तो नहीं आया, और मैं अपने लाल लालियों से भी कहता हूँ कि साधारण से उद्देश्य के लिए तो न आए। उसके लिए तो बहुत से विकल्प पड़े हुए हैं। क्या विकल्प है सर? फांसी के अलावा क्या विकल्प है? और भी कई प्रकार के जीवन के आनंद लेने के तरीके ढूंढ सकते हैं। क्या बात है सर। मैंने कोशिशें तो 1000 की, मेरा दिल किसी से मिला नहीं, मेरी ख्वाहिशें ही बुलंद थी, मुझे जिंदगी से गिला नहीं। तो सर, आप अपनी जर्नी बताइए कि आप कब पढ़ाना शुरू किए और अनअकैडमी में कब आए? मैंने 2005 में शुरुआत कर ली थी। तब मैं मेडिकल वालों को पढ़ाता था। केमिस्ट्री और बोटनी मैंने जो सब्जेक्ट है वो चुने थे। फिर थोड़ा सा अल्प आयु में अधिक पैसा आने के कारण कुछ लोगों ने मुझे भड़काया कि आपको पैसों के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो मैंने कहा नहीं, फिर आप एक बार यूपीएससी दे दीजिए। बस वो एक गलत सलाह, और जिंदगी आप तक पहुंच चुकी है। तो आपने भी यूपीएससी दिया? जी। तो आप कहाँ रह गए सर? इंटरव्यू? बिल्कुल। देखिए, इसीलिए मुझे इंटरव्यू बहुत पसंद नहीं है।
तो नहीं सीरियसली सर, कहाँ कमी रहेगी? मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट और देते तो शायद हो जाता। मैंने प्रयास ही एक ही किया। एक ही प्रयास किया और उसी में आपको पता चल गया कि आपसे नहीं होगा? मुझे उसमें पता चल गया कि मैं शिक्षक ही बन सकता हूँ। कई लोग शिक्षक ज्यादा बेटर, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि समाज में उनका ज्यादा योगदान रहेगा। हाँ, मतलब मुझे इसलिए लगा कि रास्ता बदल देते, क्योंकि पहले से ही मैं शिक्षक तो था ही। बस इतना ही था कि मैं मेडिकल वालों को पढ़ा रहा था। अब यहाँ का ज्ञान आ गया तो मैंने कहा यही पर प्रारंभ कर देते। तो मैथ और बायो तो चली मेडिकल में पढ़ा ही रहे थे, ये मैथ और ये सारी चीजें क्योंकि मैंने कैट वालों को भी पढ़ा है। तो पढ़ाते पढ़ाते आप मैथ सीख गए या फिर कैसे हुआ ये? मुझे लगता है मैथ्स बाय बोर्न है। बाय बॉर्न है आप? हाँ, अरे आर्यभट्ट के खानदान से हैं क्या आप? शायद कुछ कनेक्शन हो, लेकिन अभी मुझे स्पष्ट नहीं है। ठीक है सर, ऐसा क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना ज्यादा टफ है आपके लिए? रियल में अगर देखा जाए तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना ज़्यादा टफ है जिसमें थ्योरी होती है और कंसेप्ट नहीं, लाइक हिस्ट्री। इसमें कहानी ही होगी, पर इसमें जैसे न्यूटन साहब क्यों ऐसा बोल रहे हैं, न्यूटन साहब ने उसके पीछे के तर्क क्या दिए, वहां पर इतिहास में कोई तर्क नहीं है। जैसे अगर 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं तो अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि हमारे शूरवीरों ने पूरी तरह से भारतीयों को रोक दिया था, और भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि हमारे शूरवीरों ने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबा दिए। तो सही आंसर क्या है सर? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या? यही समस्या है पढ़ाने के इतिहास को, क्योंकि यह व्यक्ति और समय पर बहुत निर्भर करने लग जाता तो यूपीएससी किस इतिहास को फॉलो करता है? है। यूपीएससी अपने इतिहास को ही फॉलो करता है। अरे यार, तो सर बेटर ये नहीं रहेगा कि इतिहास के क्वेश्चन में मैं ऑल ऑफ द अबव वाला मार्क कर दूं? सबसे बेस्ट वही होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि यूपीएससी इसको स्वीकार नहीं करती है। नहीं करती है। ठीक है, तो आपके हिसाब से हिस्ट्री टफ है सबसे, मेरे लिए पढ़ाने के नजर से। सर एक बात बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि 6 घंटे पढ़ के हो जाता है आईएएस। मैं अभी बात किया टॉपर लोगों से यूपीएससी के। सर मैं 18 घंटे पढ़ता था क्या साल में। क्या? यूपीएससी सर, यूपीएससी का सिलेबस जी, है ना, कि क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, तो फिर भी मेरा नहीं हुआ सर। उसके कारण आपने जानने की कोशिश की है? सर मेरा तो दिल टूट गया ना कि 18 घंटा अगर कोई दे रहा है और लोग बोल रहे हैं कि 6 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल, उसके पीछे के कारण भी तो ढूंढे होंगे कि 18 घंटे हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़ने से मतलब है ना, अगर सविता भाभी पढ़े तो कोई दिक्कत है उसमें? बिल्कुल। क्या दिक्कत है सर? वो तो बढ़ गया सिलेबस से बाहर है ना सर, लेकिन वो रोमांच तो पूरा देती है। पूरी तरह से आपको जीवन में आनंद दिला सकती है, लेकिन आपका यूपीएससी नहीं करा सकती। क्या बात कर रहे हैं सर? सिलेबस का भी कोई तो अपना दायरा होता है। मैं अपने लाल लालियों से बार बार कहता हूं, विषय के प्रति प्रेम मत पैदा करिए, विषय सिलेबस के प्रति पैदा करिए। सिलेबस पढ़ें, विषय ना पढ़ें। सिलेबस के अंदर का विषय पढ़ें। सर यूपीएससी में मैं देखता हूँ कि लोग चीटिंग करके पास हो रहे हैं। जैसे उनको एग्जाम की डेट पता है, बिल्कुल, सिलेबस पूरा पता है, उनको कहाँ कहाँ से आएगा क्वेश्चन ये भी पता है, कितने घंटे का एग्जाम होगा ये भी पता है। तो जब सब आपको पता है तो कौन सी बहादुरी है एग्जाम निकालने में? नहीं, भाई मैं इस बात से पूरा सहमत हूं आपके साथ। ये बिना पता होते हुए होना चाहिए कि भाई कहाँ से पूछ दे, नहीं एग्जाम किस दिन होगा वो भी नहीं पता, ये भी ना हो। ट्रेजर हंट होना चाहिए कि कहाँ सेंटर पड़ा है ना? ये ज्यादा मजेदार रहेगा। लेकिन उससे हम एक अच्छे सिविल सर्वेंट तो नहीं, लेकिन रोडीज अच्छा ढूंढ लेंगे। सर आप काफी तैयारी करके आए हैं इस इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है अनुभव भी कोई चीज होती है। सर एक आईएएस एस्पिरेंट का जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए? यदि कोई भी सिंसियर विद्यार्थी है, जैसे आपने कहा कि 6 घंटे से तैयारी कर लेता है, तो वो 6 घंटे कभी भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए सिंसियर विद्यार्थी सुबह का है तो सुबह उठकर अपने 6 घंटे दे, बीच में 2 ब्रेक, 1 ब्रेक रख ले, शाम के समय दे दे। उसके अकॉर्डिंग उसका कंफर्ट जोन क्या है, ऐसा टाइम टेबल नहीं होगा कि सुबह ही पढ़ना है। जैसे कुछ लोगों ने मानसिकता बनाई कि सुबह के समय पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो रियलिटी में हर एक व्यक्ति की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी क्या बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग वो 6 से 7 घंटे बढ़िया से दे। मुझे नहीं लगता कि उसे 18 घंटे की जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सर ये कितने दिन देना पड़ेगा 6 घंटा?
निर्भर करता है कि वह कब तैयारी कर रहा है, कितना मतलब माइंड सेट उसके साथ साथ जॉब भी कर रहा है, या फिर गृहिणी है, या फिर डेडिकेटली पूरा है। अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से 12 से 15 महीने बहुत पर्याप्त है। 12 से 15 महीने 6-6 घंटे रोज पढ़ो बिल्कुल। और आईएएस बन जाने की गारंटी है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं, तो सच्चाई फिर है। क्या बात हुआ यार, बाकी लोग तो गारंटी दे रहे हैं, आप अनअकैडमी वाले क्यों नहीं दे रहे हो? उसका कारण है क्योंकि एक होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना और एक होता है सच्चाई का सामना करना। मास्टर नहीं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि खुद मास्टर का नहीं हुआ। ये तो बात साफ दिख रहा है। तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट रोज ही पढ़ने चाहिए? नहीं, रोज तो नहीं पढ़े जा सकते हर सब्जेक्ट, लेकिन हाँ रोज 2 विषय तो ही पढ़े। 2 विषय से ज्यादा रोज ना पढ़े। 3 कर ले, 4 कर ले, तो फिर उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो उसे समराइज नहीं कर सकता है। थोड़ा सा 2 विषय पढ़ेगा तो भटकाव नहीं होगा, फिर उसे इधर उधर के रोमांच की आवश्यकता नहीं होगी और उसका मन भी थोड़ा सा फोकस्ड रह पाएगा। जैसे यूपीएससी की पढ़ाई इज लाइक जिम, एक दिन में 1 या 2 ही मसल हिट करने हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल थोड़ा सा जोड़ सकते हैं उसके साथ। जैसे उसमें चीट डे होता है एक, तो बिल्कुल होता है जिम में। तो चीट डे के दिन एग्जाम नहीं हो सकता? होता है, चीट डे के दिन ही होता है एग्जाम, संडे के दिन। तो उस दिन चीट कर सकते हैं? चीट आप क्यों नहीं कर सकते हैं, पर कैसी चीट करनी है निर्भर करता है ना। तो सर कैसे, मतलब आप मुझे बताइए कि चीटिंग कैसे कर सकता हूँ मैं प्री और मेंस निकल, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का मैं बता तैयारी, देता हूँ। मेरे को इंटरव्यू करना है। चीट ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है मैथ्स का सवाल है, 4 ऑप्शन आ गए हैं, आपको सवाल समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बस इतना ही कर सकते हैं आप कि भाई ओम नमः शिवाय बी, चाहे नाम अब्दुल हो मेरा। फिर आप अपने ईश्वर को याद करते हुए सी लगा दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वास्तविक रूप में इस प्रतिस्पर्धा परीक्षा में चीटिंग से ज्यादा जरूरी आपके अंदर का ज्ञान है। मैं एक ओपन चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज जो मेरा एक मानना है। कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछते सर यूपीएससी में एक बड़ा सुधार क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं यूपीएससी ने कह देना चाहिए ओपन बुक कंपटीशन है, जितनी किताबें लेकर आना है आ जाओ। 2 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चन है। अगर आपने किताब पढ़ी नहीं है तो आप ढूंढ लीजिए अपने सवाल को, 2 घंटे में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाएंगे। बस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं लेकर जाने देंगे। आप किताबें कितनी ले जाइए। जो लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, सुसाइड कर रहे बच्चे, मैं कहता हूं एग्जामिनर को एक बदलाव कर देना चाहिए, ओपन बुक एग्जाम कह देना चाहिए। लेकर आओ थैला भर के, बोरा भर के, ट्रक भर के, और 2 घंटे ढूंढ के दिखा दो। 100 क्वेश्चनों में 50, 5 नहीं ढूंढ पाएंगे। फाइनली सेलेक्ट वही होगा जिसने तैयारी की थी। जिसको पता है कि किताब के 12वें पृष्ठ पर क्या है, वही बता पाएगा कि वो प्रश्न कहां मिल पाएगा। और उसे अगर पता है कि प्रश्न कहां मिलेगा तो उसे आंसर भी पता है। नाउ दिस इज मेकिंग सेंस। आपने कहा कि कोई कितना भी कुछ कर ले, अंत में उसी का निकलेगा जिसने तैयारी की है। जी। तो हम पागल हैं जो हम इंटरव्यू देने गए हैं? हम पागल हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की? मतलब हम पागल हैं सर कि हम पढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं एग्जाम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना आप, प्रीलिम्स और मेंस की कहां, आप तो डायरेक्ट पहुंचने वाले हैं बस। जब सब पहले ही पता है कि उसी बंदे का निकलेगा तो हम क्यों फॉर्म भर रहे हैं? हाँ भाई, ये कह सकते, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपसे नहीं होगा तो पुनः घर वालों से माफी मांगे और अपने काम काज में लगे। कुछ नहीं रखा है ऐसा इस परीक्षा में। मैं माफी मांगता रहूं घर वालों से? कब तक माफी मांगूंगा सर? जब तक कि प्रायश्चित नहीं हो जाता। अब तो घर वाले माफी मांगने लगे हैं सर कि माफ कर दो, तुमको पैदा किया, गलती हो गई, तुम अपना रास्ता देख लो। प्री की बात हो गई, वैसे प्री की बात हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई, हम इंटरव्यू पर रुके हैं अभी तक। आपको इंटरव्यू की बात ज्यादा करने का मन है? नहीं, आप जिस उधर चाहे, क्योंकि आपको इंटरव्यू ज्यादा अच्छा लगता है और मेरा इंटरव्यू निकला नहीं है। आपका कभी इंटरव्यू नहीं निकला ना सर? जी नहीं। तो आप कैसे टिप्स दे सकते हैं इंटरव्यू का मैं यार? इसीलिए कह रहा हूं कि आप प्री और मेंस की पूछिए मुझसे, मैं वो ज्यादा अच्छी टिप्स दे। आपका प्री भी नहीं निकला था ना? नहीं, प्री बहुत अच्छे से निकला और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। केमिस्ट्री जैसे विषय से निकाला मैंने तो प्रीलिम्स। और मेंस आपका नहीं निकला था ना? नहीं, मेंस भी निकला मेरा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप मुझसे उन 2 विषय पर पूछिए। आप पहले अटेम्प्ट में प्री और मेंस निकाल चुके थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सर आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं है ना फिर। आईएएस बनने की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। शायद ये हो सकता है कि मेरी शिक्षक वाली पर्सनालिटी रही। तो आप बाल कटा के नहीं गए थे? सच बताऊं तो मैं कटा के गया था डर के कारण। शायद वहीं पे गलती हो गई।
बुद्धि के आधार पर तो मैं पूरे सक्षम रूप में गया था, लेकिन हो सकता है शायद कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात कही वो कमी रह गई होगी। तो जब आप प्री और मेंस निकाल चुके थे, तो जो लोग इंटरव्यू राउंड में रह जाते हैं तो उनको कैसा लगता है कि फिर से प्री मेंस निकालना है? पूरी तरह से जीरो से कहानी पुनः शुरू करना, वो बड़ी दुखदायी घटना है कि फिर से मैं प्री निकालूं? फिर से प्री निकालो, और अगर उसमें प्री नहीं निकला तो फिर अरे क्यों? इसी डर से आपने सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया था ना? शायद। वास्तविक रूप में मैंने पहले अटेम्प्ट के मेंस के बाद ही क्लासेस शुरू कर दी थी पढ़ाना पुनः, क्योंकि पैसा बहुत प्यारा था। मैंने कहा क्या वो समझ में आ गया कि भाई कुछ भी कहो, पैसा प्यारी चीज तो है ना? तो आप सर 20 साल से कमा रहे हैं, 20 साल से लालच आपकी खत्म नहीं हो रही है? पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी दिन 100 करोड़ में आ जाए, फिर मैं मुक्ति हो जाऊंगा इस लालच के पूरे जाल से। 100 करोड़ आपको कमा के रखना है, हाँ, उसके बाद आप ये जो लालच का जाल है ये खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा। तो आप पेपर लीक क्यों नहीं ट्राई करते? जितना हो सके ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं। ईमानदारी से 100 करोड़ थोड़ी बनता है यार। आप कहीं डकैती क्यों नहीं करते? आपके इतने आईएएस पढ़ के निकले होंगे, उनसे कुछ घोटाला वोटाला करवाइए। मैं स्पष्ट रूप से ऐसी बातों को विरोध तो करता ही हूँ, मैं ऐसी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो इतना हंस क्यों रहे हैं फिर आप सुन के? क्योंकि मुझे चिंता इसी बात की हो रही कि मेरे लाल लाली क्या कहेंगे इस विषय पर। नहीं सर, उनको पता है कि आप एक पागल के साथ बैठे हैं। तो 100 करोड़ में कितने रुपए और बचे हैं सर? 99 करोड़। 1 करोड़ है आपके पास? सर 5 लाख की जरूरत थी सर। बस यूरोप से थोड़ा सा घूम के आना था। कोई बात नहीं, हो जाएगा? हाँ, आप घूम कर आइए, दे देंगे। घूम के आऊंगा तो दे देंगे? ये क्या बात हुई सर? प्री की बात हमने कर ली जी, अभी तक हुई नहीं, क्योंकि आप तो इंटरव्यू पे अटके हुए हैं ना सर। सर प्री कैसा होता है? क्योंकि मैंने फॉर्म तो अभी तक नहीं भरा है। प्री में क्या होता है? बस ऐसे क्वेश्चन आंसर? बस गोले भरने पड़ते हैं। अच्छा। एक बार हमारे एक विद्यार्थी ऐसे थे जो उन्हें कुछ भी नहीं पता था, तो उनको जैसे ही गोले भरने के लिए दिया तो उनको गोले भरना शुरू कर दिए उन्होंने। तो जो जांच करने वाले व्यक्ति थे उनको पूरा डाउट हुआ कि इस व्यक्ति ने पेपर याद करके आया है, क्योंकि अभी तो पेपर हाथ में आया ही नहीं। और भाई साहब गोले भर रहे हैं। उसको सारे लोग उठा के ले गए और पूछा गया कि सच सच बताओ, तुम्हें कैसे पता कि पहले का आंसर बी ही आएगा? और उससे मास्टर को कैसे पता था कि पहले का आंसर बी है? पर पहली बात तो उसका आंसर सी था। तो सच्चाई ये हुई, उसने कहा कि सर मुझे सच में नहीं पता कि अभी आप पेपर भी देंगे या कुछ और देंगे, मुझे लगा इसको पूरा भर के मुझे देना है और मैं चला जाऊंगा। तो मुझे लगा कि वो शायद आपके साथ कभी रहा हो। सर मैं ऐसा एग्जाम मैंने बहुत पास किए हैं, बशर्ते कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो नेगेटिव मार्किंग होती है सर इसमें? जी, 1/3। तो आप पहले छात्रों को बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, बिल्कुल, और आप खुद नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि पॉजिटिव रहने के दौरान नेगेटिव से बचना भी तो पड़ेगा, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए तो बहुत से विकल्प आपके पास भी हैं। एज ए छात्र मैं तुक्का भी ना मार पाऊं? हाँ, उसका अधिकार है आपके पास, तो निश्चित लगाइए। मैं तुक्का मार के आईएएस बन सकता हूं कि नहीं सर? नामुमकिन सी बात है। मान लीजिए मैंने प्री में तुक्का मार दिया, मेंस में लिखना पड़ता है ना सर? बिल्कुल। चलिए मेंस के लिए मैंने पढ़ लिया, ठीक है, और इंटरव्यू तुक्के में निकल गया, ठीक है, तो फिर भी पढ़ाना आपने मेंस के लिए, क्योंकि मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने की पढ़ाई में अगर मैं आईएएस बन जा रहा हूं तो धिक्कार है ऐसे एग्जाम पे। निश्चित ही ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा होता नहीं है ना सर? सर यूपीएससी के बारे में बता रहे थे आप, तो अनअकैडमी के बारे में बात कर रहे हैं। अनअकैडमी पे आपने जाने का क्यों सोचा? ऐसा नहीं था कि अनअकैडमी पर पहले से तय करके सोचा गया था। मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटरों पर, और कोविड के ठीक 1 साल पूर्व मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा। रोमन सर का कॉल था। रोमन सैनी सर का। ये कहाँ के हैं? अलेक्जेंडर के जमाने के हैं क्या ये? रोमन एम्पायर से? नहीं, अनअकैडमी के फाउंडर रहे हैं। तो उनके साथ जुड़ा। उन्होंने कहा कि डिजिटली हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन कराना चाहते हैं एजुकेशन का, घर घर तक चीज़ें बेस्ट क्वालिटी की पहुँचे, और मुझे काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया इसे।
आपने ज्वाइन किया 100 करोड़ बनाने के लिए, हाँ, एक लक्ष्य तो वो था ही, तो वो मुख्य नहीं था। तो ऑफलाइन में ज़्यादा पैसा था सर कि अनअकैडमी में ज़्यादा पैसा है? ये तो मैं कहूँगा अनअकैडमी में ज़्यादा पैसा है। क्योंकि अनअकैडमी में छात्र भी उतने ही आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इतने कि मुझे लगता है एडटेक में, यूपीएससी में अनअकैडमी से ज़्यादा स्टूडेंट कहीं पर भी नहीं होते। क्यों ऐसा क्यों है सर? एक ही आईडी क्यों नहीं वो शेयर कर ले रहे हैं आपस में? करते हैं, काफ़ी लोग शेयर आईडी करते हैं, फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन जिसको शेयर करते हो फिर वो वापस शेयर नहीं करता है। अच्छा, तो आप बहुत पैसा लेते होंगे छात्रों से, लाख 1.5 लाख कितना लेते हैं आप लोग? आपको शायद अचरज रहे, मात्र 16,999 में, 17,000 में हम लोग पूरा 1 ईयर का कंप्लीट प्रिपरेशन करा देते हैं। 1 ईयर का प्रिपेयर हो जाएगा पूरी तरह से। और अगले साल का कौन कराएगा सर? क्यों? अगले साल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे पता है सर, मुझे जरूरत पड़ेगी, अगले 12 साल की जरूरत है मुझे। अगर ऐसा भी होता है तो हम एक और प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप सिंसियर हैं, आपने हमारे सारे टेस्ट दिए थे, तो अनअकैडमी एक अश्योर लेकर आती है प्रॉमिस कि अगर फिर भी आपका नहीं हुआ तो हम आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री कर देंगे। अरे हाँ, क्या बात है यार। और ये हमारी ये भी मतलब मदद होती है कि जो स्टूडेंट प्रीलिम्स निकाल देते हैं और उन्हें कई प्रकार की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रकार का इकोनॉमिकल सपोर्ट या फिर उन्हें प्रिपरेशन से जुड़ी हुई, माइंड फ्रेश करने के लिए आपको कहीं अपने गर्लफ्रेंड को ले ही जाना पड़ा, तो उसके लिए यूपीएस अनअकैडमी पैसा प्रीलिम्स देता है। निकला हुआ व्यक्ति वहां तक नहीं जा पाएगा फिर, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि गर्लफ्रेंड भी तो तैयारी कर रही है। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं कर रही है। हाँ, वो आपका स्पेशल केस है, उसे हमें स्पेशल रिक्रूटमेंट के रूप में भेजना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना। अभी प्रीलिम्स मेंस का आप टेंशन क्यों तो ले? आप बोल रहे हैं कि अनअकैडमी ऐसे लोगों को आर्थिक मदद भी देता है बिल्कुल जिनको अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाना है? नहीं, मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। आपने कही है ये बात? मैंने ये कहा है कि प्रीलिम्स निकलने के बाद कोई आर्थिक आवश्यकता, खास करके रहने खाने पीने की, तो कई बार इस तरीके की हम सुविधाएं भी देते हैं विद्यार्थियों को। अच्छा, ठीक है, रहने खाने पीने। तो ये जो जिसके पास ये पूरा कोर्स रहता है अनअकैडमी का, तो उस कोर्स में सारे टीचर मिल जाते हैं आपको? सारे टीचर, केवल सारे टीचर, सारे बैचेस भी, ऐसा नहीं कि एक सिंगल बैच मिल रहा है। आपने अगर एक बैच परचेस किया तो उस साल भर में जितने नए बैच आएंगे उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, जो पुराने थे उनका भी सब्सक्रिप्शन मिल गया। मतलब अनअकैडमी पे कोई भी वीडियो मैं देख सकता हूँ पूरी तरह से, एक ही सब्सक्रिप्शन से? बिल्कुल, तो इट्स लाइक नेटफ्लिक्स। जैसे नेटफ्लिक्स। और इसमें सबसे बड़ा ये फायदा ये इट्स लाइक नेटफ्लिक्स। लेकिन मैं इसमें जरूर एक क्लैरिटी लेकर आ जाऊंगा कि ये बहुत यूनिक चीज इसलिए है क्योंकि आज के प्रेजेंट दौर में भी किसी एक जगह पर हम भी मानते हैं सारे सब्जेक्ट के सारे एजुकेटर्स अच्छे नहीं हो सकते, तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दूसरा एजुकेटर, तो हमारे पास एक एक सब्जेक्ट के लिए मल्टी एजुकेटर्स भी होते हैं। क्यों सर? इसलिए ताकि हर स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग जोन अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग सीधा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और कुछ लोग प्रीलिम्स से तैयारी करते हैं, तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी विकल्प दे देते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ऐसे लेक्चर्स हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल है। तो जो 2 टीचर आप बोल रहे हैं कि अगर एक टीचर से आपको नहीं समझ में आया। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, मृणाल सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? बिल्कुल, किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं वो? बाइलिंगुअल। तो उनके अलावा कोई और भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है? जी। तो उसको कौन देखता है? मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? आप सब क्यों पढ़ाते हैं सर? क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कोई विषय अगर बंद हो जाए तो मैं दूसरे विषय को तत्काल रूप में उठा सकूं, पढ़ा सकूं। लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस भी है कि आप सभी विषय अच्छे से पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों है सर? उसका कारण है विद्यार्थियों का सपोर्ट, आप लोगों का समर्थन। तो विद्यार्थी आपको क्यों सपोर्ट करेगा कोई? कमेंट्स बॉक्स में बताते कि सर मैंने पढ़ा तो कई जगह था, समझ आपके पास ही आया। अच्छा, समझ आप ही के पास आया कि नहीं होगा अब? नहीं, आई एम श्योर आप अच्छा पढ़ाते हैं। और आपका मैंने वीडियो दोनों चेक किया कि आप बायो भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं, और मैं चौंक गया। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बायो वालों को मैथ आता है और मैथ वालों को, खैर मैथ वालों को बायो तो देखिए सब किसी को आता है पर बायो वालों को मैथ्स आता नहीं है। सर, रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बात करते हैं जी। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन जब जीवन में समापन के कंडीशंस आ जाते कि मैं कंफर्म है कि मरने वाला है, तो जीवन 2 विकल्प चुनता है, या तो अपने जैसा निर्माण करना या फिर अपने से ही अमृतत्व की ओर ले जाना। जैसे आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, या फिर ये अमीबा किधर रहता है सर? दिल्ली का ही है क्या ये? निश्चित ही, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मेरे लाल लाली समझ गए होंगे
तो दो चीजें होती हैं, या तो अपने जैसा जीव का निर्माण करें या फिर अमृतत्व की ओर जाए, जब जीवन अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। प्रजनन तंत्र अपने जैसे जीव के निर्माण की एक साधारण सी प्रक्रिया है। आप कहे तो मैं अभी पूरी तरह से चैप्टर पढ़ा ये सकता हूं। साधारण सी प्रक्रिया है सर? ये एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के बगैर इस पृथ्वी पर जीवन कुछ वर्षों में, कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। तो सर पकड़ के मारते क्यों है फिर? उसका कारण है, रेड क्यों पड़ती है उसका कारण है क्योंकि हम ज्ञान को ज्ञान के रूप में देखें। सर मैं इसी प्रक्रिया को जब करता हूँ तो मुझे मारा जाता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता मुझे है। पकड़ा जाता है। ये आपके साथ हुए सर घटनाक्रम सर जी, सरसों के खेत में मैं इस प्रजनन क्रिया को नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। नहीं, सृष्टि के इस प्रजनन क्रिया को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था सर। एक निश्चित प्रक्रियाओं के तहत एक परंपरा जो है लेकिन हमारे मुझे यहाँ पर पकड़ के मारा गया एक सर। वैधानिकता के साथ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैधानिकता के साथ कर रहा था सर, और पैंट 1 घंटे बाद दिया गया मेरे को। मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं जरूर बता सकता हूं कि प्रजनन तंत्र के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन वाले, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन भी होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल लोग भी होते हैं, प्रजनन कर एसेक्सुअल लेते हैं। लोग भी होते हैं, लेकिन जनरली एसेक्सुअल बायोलॉजी में अभिप्राय होता है जहां नए जीव के निर्माण के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, उन्हें अलैंगिक प्रजनन के रूप में कहा जाता है। ओके, आपका विषय थोड़ा सा प्रीलिम्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब आप इंटरव्यू अब मैं बढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटी भी बता सकता हूँ, काफी ऐसी चीजें हैं पॉलिटी में जो आपको और मजेदार लगती है। नहीं, मैं इसी पे प्रजनन पे ही रहना चाहता हूँ नहीं, पर उसका पॉलिटी से भी बहुत अच्छा संबंध है सर। मैं इसीलिए कह रहा मेरा हूँ। मूड बन रहा है सर। आप प्लीज सर, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है यार, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को समझ आ रही है चीजें पहली बार। नहीं, हमने YouTube पर भी बहुत सा कंटेंट फ्री इसीलिए दिया है क्योंकि हमें पता है कुछ लोगों के अंदर पढ़ने की भूख हो सकती है पर उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं हो सकते, तो उनके पास वो भी विकल्प तो है। अनअकैडमी वालों को पता है आप यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी ने ही मुझे फ्री में पढ़ाने के लिए कहा है। ये इसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आ रहा है अनअकैडमी का। देखिए, ऐसा है कि हम एक प्रकार से अपनी बात ट्रांसपेरेंटली बता देते कि हम ऐसे पढ़ाते हैं। अगर आपको एक मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में कोर्स चाहिए तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रेंडमली, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं 21 की तैयारी की, 22 में तैयारी की पर नहीं हो पाया, तो अब वो क्या बार बार सब्सक्रिप्शन ले? नहीं। तो हम कहते कि चलो यार, करंट वाली जो टॉपिक है, जो कुछ नए टॉपिक जुड़ गए हैं, वो उसे फ्री में यूट्यूब पर दे देते हैं। ठीक है, प्रजनन पे आते हैं सर जी। प्रजनन एक प्रक्रिया है जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। तो इसको कब करना चाहिए? टाइम रात में ही करें कि दिन में करें? कब सबसे अच्छा जीवन निकलेगा? निर्भर करता है कि कौन से जीव में बात कर रहे हैं। मैं ह्यूमन के बारे में बात। मानवीय जीवन में ऐसा कहा जाता है कि लैंगिक प्रजनन भी दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते सतत और एक होते मौसमी, सीजनल। कि बारिश हो गई, पकौड़ा चाय पकौड़ा, नहीं, मूड बन गया। नहीं। ऐसे जीव जिनके अंदर हार्मोन एक निश्चित समय पर ही स्त्रावित होते हैं, उन्हें कहते हैं मौसमी। जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये विशेष प्रकार के। इनका कारण है क्योंकि एक बार में कई बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अब सोचिए कि अगर ये सतत होते तो पता चल रहा है कि किसी मोहल्ले में आपने कुत्ता और कुतिया छोड़ी थी, अगले साल पूरा ट्रक भर के वही चल रहा है। तो प्रकृति उनको नियंत्रित करने के प्रयास करती है मौसमी के आधार पर। और सतत ऐसे होते हैं जिनके यहाँ 12 महीने ही उनके शरीर में हार्मोन का स्त्रावन होगा और इस आधार पर वह एक बार में केवल एक ही बच्चों को जन्म दे पाते हैं, जैसे कि मानव, गाय। नहीं, दो हुए हैं यार। हाँ, जुड़वा बच्चे भी होते हैं जिसे ट्विंस कहते हैं हम लोग। तो मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ जो जिनका हार्मोन हमेशा एक्टिव सतत एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं, सभी के रहते हैं। तो सर आप ये बताएं कि आप किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है? ये इसलिए स्पष्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं बायोलॉजी का शिक्षक होने के नाते केवल इस बातों को समझा सकता हूं कि प्रजनन की प्रक्रिया में जीव कैसे होते हैं। इसके लिए आपको सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनसे संपर्क करना चाहिए। फिर आप इंटरव्यू की तैयारी पर डायरेक्ट आ गए। आप यदि मुझसे पढ़ रहे हैं तो पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप फिर से डायरेक्ट इंटरव्यू पर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको पॉलिटी लेकर जाना चाह रहा हूं। पॉलिटी में क्या है सर? पॉलिटी में इसलिए आपको इससे पता चलेगा कि हमारे देश में कानून निर्मित जो हो रहे हैं उसमें कहां कमियां हैं, कहां अच्छाइयां हैं, वो आपको पता है। पॉलिटी में मतलब कानून के बारे में बात करते हैं।
व्यवस्थाओं के बारे में कि हमारे यहाँ की राज व्यवस्था कैसी है, सिस्टम कैसा काम करता है, प्रधानमंत्री के काम क्या हैं। अरे ये सब छोड़िए यार, आप ये आपको तो पता होगा। प्रधानमंत्री सब अच्छा काम चल रहा है, आप उनके खिलाफ कुछ ना बोले। नहीं, मैं कहा सपोर्टर और खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैं तो बता रहा हूँ क्या काम करेंगे बताया जाता है। आप कौन है प्रधानमंत्री को काम बताने वाले यार? मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं अगर ऐसा आपको लगा हो, पर मैं ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा। अरे वाह यार, ठीक है, थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक भारत के नागरिक के तौर पर क्या मैं सट्टा लगा सकता हूँ? भारत में कुछ राज्यों में इसकी अनुमति है, जैसे सट्टा लगाने की? गोवा में आप सट्टा लगा कुछ जगह पर गैम्बलिंग की अनुमति दी जाती है, जहां पर कुछ शर्तें भी होती हैं। लेकिन भारत में ओवरऑल, क्योंकि ये राज्य का विषय है, अब आप समझिए राज्य का विषय, हमारे देश में दो तरीके की सरकार है, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार है। तो संविधान ने पहले से ही विषयों के बंटवारे करके रखे हुए हैं कि यह विषय राज्य तय करेगा, यह विषय केंद्र तय करेगा। तो ये हर राज्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो क्या चाहते। तो ऐसा भी कोई राज्य हो सकता है जो सट्टा चालू कर दे? करवा सकते हैं, वो राज्य के पास है पूरी तरह से। और वेश्यावृत्ति भी चालू कर दे? ये राज्य का बिल्कुल पूरी तरह से। और शराब भी चालू कर दे? अब आप देख सकते हैं कई राज्यों में है, कई राज्यों में प्रतिबंधित है। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि देखिए, आपके अधिकार आपको पता है और शक्ति आपको पता है, और हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं यार। आप अर्थशास्त्र जानना चाहेंगे? नहीं सर। धीरे धीरे आपका विषय अर्थशास्त्र इसलिए जानिए क्योंकि आपका लक्ष्य भी कहीं ना कहीं आर्थिक होने वाला है। अब आप सभी चीज पढ़ा ही रहे हैं सर। तो मुझे ये बताएं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आविष्कार कब हुआ था? सच में ये मुझे नहीं पता, और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि आज आपने गणित में मेरी एक कमी बहुत बड़ी खोज ली। देखिए, गणित की हिस्ट्री तो आपने पढ़ी नहीं ना, और इतिहास मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने कहा था आपसे आप गणित पूछ लेते तो शायद मैं मदद कर पाता आपकी। चलिए सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, ये कहाँ से आ गया सर? यही तो आता है अतिरिक्त। ये जो 2ab एक्स्ट्रा आता है, हाँ, ये कहाँ से आता है? अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जब पति और पत्नी मिल गए तो ये आप जैसा व्यक्तित्व कहाँ से आ जाता है? मतलब आप बोल रहे हैं कि उस फॉर्मूला में सेक्स हो रहा है? ए और बी मिलके सेक्स कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हर जगह प्रक्रियाएं हैं, वैसी एक और प्रक्रिया वहां पर भी वहां पे एक प्रजनन तंत्र मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको बायोलॉजी विषय ले लेना चाहिए था। अगर आप ऑप्शनल ले लेते बायोलॉजी तो शायद लगता है फर्स्ट रैंक तक पहुंच पाते थे आप। आपने ऑप्शनल क्या लिया था? सर हाँ, होता आपने तैयारी में इंटरव्यू की शायद डायरेक्ट तैयारी। सर मैं बता दूं कि मैंने सिर्फ 8वीं तक बायोलॉजी पढ़ा। क्या बात है। 9वीं में हमारे इकोसिस्टम आ गया था, पर्यावरण, ठीक है। बिहार में, और 9वीं 10वीं में मैं नहीं पढ़ पाया बायोलॉजी। तो मेरे को यकीन मानिए बेसिक भी नहीं पता है। नहीं, मैं ये इसकी बात के लिए आपके साथ पूरी तरह से हमदर्दी रखता हूँ। बेसिक नहीं पता है सर, कि मतलब जैसे आप निरोध की बात करें तो उसके इस्तेमाल का भी तरीका नहीं पता, और बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। कोई बात नहीं, पर मैं आपको अर्थशास्त्र में बहुत कुछ बता सकता हूँ। सर लेकिन भारत में रुपया कैसा आता है, जीडीपी क्या होता है, सुना है आपने कभी इसके बारे में? प्रजातंत्र पे मत जाइए, प्रजनन पे रहिए। नहीं, वो प्रजातंत्र अलग है, हम अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं। सर एज अ फेल्ड इंटरव्यूवी, आप इंटरव्यू में फेल हुए हैं, सब किसी को पता है। तो ऐसी क्या गलतियां आपको लगी जो मैं ना करूं? पहले तो मतलब मुझे लगता है आप कोई गलती नहीं करेंगे, पर पहले प्रीलिम्स और मेंस तो तैयार कर लेते हैं। इंटरव्यू आपका रेडी लग रहा है मुझे पूरी तरह से। इंटरव्यू में हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि इंटरव्यूअर खुद कह देगा कि आप जाइए, हम नंबर घर पहुंचा देंगे आपके। क्या बात है? हाँ, वो कॉन्फिडेंस आपके कौन सा अंदर है। नंबर सर? कैदी नंबर? कैदी नंबर 420 मे भी 786। देखिए, ये एक पहले का बॉलीवुड था और उसका एक अपना प्रोपेगेंडा था। अब बॉलीवुड बदल चुका है सर। इंटरव्यू पे रहते हैं, एक मॉक इंटरव्यू करने की इच्छा है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मॉक इंटरव्यू करने के लिए आप रेडी हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ आपसे। बिल्कुल, आप प्रीलिम्स भी तैयार हो गए हैं। हाँ, मेंस की थोड़ी तैयारी करने के लिए पुनः एक बार हम मुलाकात करेंगे। नहीं तो आप मेंस की पहले तैयारी का बता लीजिए, हाँ फिर उसके बाद हम एक मॉक इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर मेंस की तैयारी में कौन सा पेन यूज़ करें?
रेनॉल्ड्स का या वो लिखो फिको 2 रुपए का आता है? नहीं, दोनों ही पेन ना यूज करिए, फाइन ग्रिप का पेन यूज करिए, क्योंकि जब मेंस का पेपर होता है तो एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। तो जब आप 5वें-6वें घंटे में लिखते हैं तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा दब जाता है। किस चीज का? पेन का? नहीं, स्किन हमारी जो होती है वो हिस्सा दब जाता है और पेन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए फाइन ग्रिप के पेन यूज़ करिए तो आप अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे और लंबे समय तक लिख पाएंगे। और किस कलर का पेन होना चाहिए सर? वो नीले रंग का ही यूपीएससी अलाउ करती है, केवल ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते और जेल की बॉल सर? हैं। उसमें भी हम कहेंगे कि बॉल पेन ही, जेल पेन अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि कई बार वो शाही छोड़ देते हैं। स्याही ये छोड़- चीजें आपने बहुत अच्छी पूछी और ये बहुत कम विद्यार्थी पूछते हैं। मुझे इसमें काफी अच्छा लगा आपका ये, अच्छा लगा। क्योंकि अच्छी शुरुआत की आपने मेंस की। और राइटिंग सर, राइटिंग कैसे ठीक करें? राइटिंग को ठीक करना मतलब कोई पढ़ लेता है कि नहीं आप जो लिखते हैं, तो बस अच्छी राइटिंग है। इससे ज्यादा सुंदर राइटिंग करेंगे तो फिर सब स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि आपने कितना गलत लिखा है। तो थोड़ा सा कम स्पष्ट लिखिए। थोड़ा सा ऐसा डॉक्टर वाली की टीचर भी सोचे कि कुछ तो लिखा है कुछ इसमें। मतलब चलो एवरेज 10 में से 2 तो दे ही देते 2 ही हैं। देते, समझ नहीं आया, क्या पता मेरे को समझ में आ जाता तो कुछ अच्छा ही लिखा हो इसमें। बिल्कुल। तो राइटिंग से चकमा दे। हाँ, जो उन जगहों पर जहां आपको लग रहा है कि आप वहां कुछ नहीं जानते हैं। तो वहां पे डॉक्टर की राइटिंग में लिखा। हाँ, तो सर प्री और मेंस के बीच कितने महीने का टाइम मिलता है? लगभग 80 दिन मिलते हैं, 2.5 महीने। 80 दिन? बस 2.5 महीने? तो मेंस के लिए 2.5 महीने? नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या आप यूपीएससी की जर्नी में, प्रीलिम्स के पहले मेंस प्रिपेयर किया जाता है और फिर प्रीलिम्स प्रिपेयर किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एग्जाम में पहली प्रीलिम्स होगी, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, लेकिन तैयारी में सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन की जाती है, फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की जाती है और फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। क्या बात है। तो सर मेंस में आपने कहा कि 80 दिन रहते हैं, जी, तो उसके लिए जो टाइम मिलता है, क्या राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए? आंसर राइटिंग ज़्यादा करनी चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर के सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जो टेस्ट हो रहे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम वहाँ कंफर्ट जोन में रहेंगे। और गाना कौन सा लिख सकते हैं सर? कभी कभी हिंदी में आ जाता है, एक हिंदी कंपलसरी पेपर होता है, वहाँ अलग अलग रस पूछे जाते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, तो वहाँ पर आप इस प्रकार की पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब वो बहुत कम होता है। उस टाइप के प्रश्न भी नहीं पूछे जा रहे तो हैं। ये आम का रस क्या होता है सर? ये मुझे लगता है कि वह स्वाद का रस है और मैं जो कह रहा हूँ वह मनोवैज्ञानिक रस की बात कर रहा हूँ। होठों का भी एक रस होता है सर? इसके बारे में मैं शायद लगता है कि एज ए शिक्षक के रूप में तो नहीं क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी अनुभूति एज ए टीचर के रूप में नहीं है। आपको पुनः कहूँगा मैं, आपको ऐसा लगता नहीं आप गलत जगह पे गलत चीज़ें पूछ लेते हैं? मतलब ये आपने कभी पूछा अपने आप से या किसी ने आपको कभी बताया कि जैसे क्लास 10th में आप क्लास 12th के सवाल पूछ रहे हैं और प्रीलिम्स में इंटरव्यू के सवाल पूछ रहे हैं? ऐसा लगता नहीं आप? तो इंटरव्यू में ये सब सेक्स की बातें होती हैं सर? जी कभी नहीं। मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये जो भ्रामक चीज़ें चलती है, कई बार अजीबोगरीब सवाल दिखाए जाते हैं, कभी भी एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि रेंडमली कुछ भी चीज़ पूछी जाए। वो जानना चाहता है आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका नॉलेज उसने मेंस में चेक कर लिया है। वो जानना चाहता है कि आप कितना धैर्य के साथ बातें कर सकते हैं। जैसे अब आप देखिए कि मैं आपके साथ इतनी अभद्रता के साथ आपने बातचीत की, लेकिन मेरा धैर्य आपने महसूस किया होगा। मैंने किया सर। बिल्कुल, इसी धैर्य का परीक्षण है। मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मुझे तो ऐसा लगा कुछ चल। जगह पर आपने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया। उल्लंघन किया है? हाँ, मेरी सीमाएं क्या है सर? वही कि एक पॉडकास्ट के अंतर्गत क्या होना चाहिए। ठीक है सर। मैं बस काउच देख के पिघल गया सर। काउच देख के हमारे यहाँ कास्टिंग काउच वगैरह होता है। तो सर एक आपने कहा कि इंटरव्यू में जो बहुत भ्रामक चीज़ें चलती हैं, हाँ तो एक मॉक इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि और भी क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए तो यहीं से शुरू हो जाए मॉक। हाँ कोई नहीं, आप थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि एंट्री कर देंगे तो मैं जान पाऊंगा कि आपको अंदर बुलाना भी है कि मैं मना कर दूं। तो मे आई कम इन भी पूछना पड़ेगा सर? पूरी तरह से, क्योंकि आपको इस इंटरव्यू के अनुसार चलना पड़ेगा। ओके सर। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट। मे आई कम इन सर? यस यस प्लीज आइए। क्या वेट वेट वेट, अभी मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा है, और जब तक मैं बैठने के लिए ना कहूं बैठ नहीं सकते आप।
अमिताभ बच्चन क्यों ले रहे हैं इंटरव्यू यार? सर कैन आई सिट सर? यस यस प्लीज। थैंक यू सर। सर कैन आई? आप थोड़े कैजुअल बैठ गए हैं, ऐसे नहीं बैठ बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल है आपका। तो ये तो भ्रामक इंटरव्यू हो गया ना सर। यूपीएससी को मतलब रहता है कि आप कैसे बैठे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकता को देखते हुए तो जरूरी रहता है। सॉरी सर, मैं गलत तरीके से बैठा। जी बिल्कुल। हेलो सर। जी बताइए सतीश जी, अपने बारे में कुछ। सर आज सुबह ही मैं आया हूँ यहाँ पे, और कल रात कुछ गंदी वीडियोस देखने के बाद सोया हूँ। और सतीश जी, आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाए। मैंने आपके बारे में पूछा कि आप कौन हैं, आपने क्या स्नातक किया है, ग्रेजुएशन में कौन से विषय थे। जी जी जी। ये बातें बताइए मुझे, आप कल की बात ना कहिए। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैंने 10वीं की पढ़ाई करी है, 12वीं की पढ़ाई करी है, और ग्रेजुएशन करी है। क्या बात है। थैंक यू सर। मतलब 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन कर पाए? कर पाया सर जी। और मार्क्स भी मेरे 33% के आसपास हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, तो ऐसा क्योंकि आपके चेहरे से प्रतीत नहीं हो रहा था हमें। जी जी सर, बस यही है मेरे बारे में कि मैं स्नान तो नहीं किया मैंने। जी जी। स्नान आप के बाद क्या कहेंगे सतीश जी, आपने स्नान नहीं किया, पानी के बारे में वर्तमान में जो बचाव करने की मुहिम चल रही है, पानी को बचाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, थोड़ा सा बता पाएंगे विस्तार से आप? एक आईएएस के तौर पे नहीं, एक साधारण व्यक्ति के तौर पर भी बता सकते हैं। जी जी जी। अगर सर मैं डीएम बना। नहीं, अभी आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में बताइए, हम तय करेंगे कि आप बनेंगे कि नहीं। सर एक आम आदमी को पानी बचाने के लिए सबसे सर्वप्रथम दाल बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 गिलास सर पानी पड़ता है। बहुत उच्च विचार है आपके। तो कई बार आप ये कर सकते हैं कि आलू भुजिया बनाएं। जी जी, बहुत पानी की बचत होती है उसमें, निश्चित ही। और नहाने के टाइम आप तौलिए से गीले या सूखे? नहीं, सूखे तौलिए से आप पोंछ लें ठीक है। खुद को, और उसी को स्नान समझें, तो इधर से काफ़ी पानी बच जाएगा सर। तीसरा पानी का बचाव सर, आप नीट पिएं। ठीक है ठीक है। नीट पी अगर आप पी रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा गला तर करना है, जैसे गर्मी बढ़ गई है, तो आप बियर भी तो पी सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं समझ गया पानी के प्रति आपने बहुत मतलब बहुत अद्भुत विचार है। 60 ml में बहुत पानी डाल रहे हैं लोग। निश्चित ही निश्चित, आप थोड़ा सा ठहराव रखिए। मैं आपके मतलब विचारों से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूं। आप अपने कुछ कमजोरियों के बारे में बता सकते हैं कि आपकी क्या कमजोरियां हैं? सर कमजोरी तो रोज नहीं होती है, जिस दिन गलत कदम उठा लिया उस दिन कमजोरी हो जाती है। मैं समझ गया। आपकी कोई स्ट्रेंथ? मेरी स्ट्रेंथ? जी जी जी। स्ट्रेंथ क्या होता है सर? कि आप में आत्मविश्वास है, आप किसी काम में बहुत लगन से करते हैं, डेडिकेशन है, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, ऐसा कोई है लक्षण आपके अंदर? जी, जैसे किसी लड़की की आईडी फाइंड आउट करनी हो कि किस आईडी से उसका नाम है इंस्टाग्राम पे, तो उसको मैं 8 घंटे भी सर। यहाँ के विषय में किसने बताया था कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है? किसी ने आपको मतलब बताया था? आप ही लोग ना बुलाए सर। नहीं नहीं, हमने कभी नहीं बुलाया। आपका मेंस निकल चुका है यूपीएससी में, आपने फॉर्म ही भरा है कि नहीं भरा है? किस तरीके? अगली बार सतीश जी हाथ दिखेगा नहीं मुझे, नहीं तो इंटरव्यू छोड़ दीजिए, आप एग्जाम देने लायक नहीं बचेंगे। निकालिए इनको इधर से, यहां से। अरे अरे सर, कुछ ले दे के जिस तरीके से मेरा मेंस हुआ है उस तरीके से इंटरव्यू भी हो जाता तो। मेंस हो गया आपका? हाँ जी। इनका रोल नंबर निकालिए जरा। सर आईएएस बनूंगा तो आधा सैलरी आपको सर आपको आधा सैलरी सर। जल्द से जल्द बुलाइए किसी को, अगली बार मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए नहीं यहां पर। आप चाहते हैं कि नहीं आपका 100 करोड़ बने? नहीं नहीं, मुझे इस प्रकार से किसी प्रकार का 100 करोड़ नहीं चाहिए। आपसे हम साधारण प्रश्न पूछ रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए सर, मेरे को 1-2 और मौका दीजिए सर। सॉरी सर। बिल्कुल, आप इस बार ईमानदारी पूर्वक अपने आप को प्रकट करेंगे? जी, प्रकट कर दूंगा। आपको क्या लगता है कि यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो 2 बड़े स्टेप आप क्या उठाएंगे? अब आपको मैंने प्रधानमंत्री जैसा पद दिया है। पहले तो मैं बोलूंगा कि
राहुल गांधी आसपास ना देखना चाहिए, ठीक है। है ना। एक तो उसको दूर कर दिया जाए सर, क्योंकि वो खतरा रहेगा हमेशा। दूसरा, प्रधानमंत्री बनने पे मैं युवाओं के लिए गर्लफ्रेंड दिलाओ योजना पे काम करूँगा, क्योंकि युवा क्या है सर, पढ़ाई नहीं करके अब आप निकलेंगे यहां से कि मैं वापिस लोगों को बुलाऊं? अगली बार से आप दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहां से अभी, क्योंकि आप ठीक नहीं कर रहे बिल्कुल भी। आप भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं और वर्तमान भी, और मुझे ऐसे विद्यार्थियों से सख्त नफरत है। सर आप प्रधानमंत्री, मैं डीएम बनना चाहता हूँ, आप छोटा कोई पद दीजिए मेरे को। अगर आपको चपरासी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? let's start. Yeah. अरे यार, ये वाला सेगमेंट तो हर किसी के साथ करना चाहिए ना मेरे को जी। चपरासी आप चाहते हैं कि मैं बहुत देर तक आपने कैरेक्टर पकड़ा ना। सर मैं चश्मा पहन ले रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे को आपकी आंखों से डर लग रहा है। चश्मा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको मैं एक मौका और दे रहा हूं। जी 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 जी। यदि आपको चपरासी बना दिया जाए तो आप 2 कदम ऐसे क्या उठाएंगे जिससे कि समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? सर पहली चीज जो एक मैं देखता हूँ कि हर जगह पे चपरासी बॉस से मिलाने के लिए अलग अलग पैसे लेता है, तो मैं एक यूनिफॉर्म रेट निकालूंगा सर कि, है ना। और इसका कुछ विशेष नाम देंगे आप, मतलब इस योजना या फंड का? इसका अंडर द टेबल फंड। ठीक है, अंडर द टेबल फंड। जैसे मैं, बाकी लोग 1000 रुपये लेते हैं, मैं 100-200 में भी जी काम करवा दूंगा। तो एक तो पहला काम मैं ये करूंगा सर कि समाज के हर तबके को ही मौका मिलेगा, ठीक है सर। दूसरा मैं करूंगा एज अ चपरासी अपना दहेज 40-50 लाख, है ना, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि देखिए चपरासी में भी फ्यूचर है, क्योंकि डीएम को तो कुछ दहेज मिल नहीं रहा है सर। काफी दूर तक सोचते हैं आप। मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस क्षेत्र को त्याग कर कोई नवीन क्षेत्र प्रारंभ करना चाहिए, नया क्षेत्र जिसमें आपके लिए बहुत सी उपलब्धि है, क्योंकि आपकी प्लानिंग और योजनाएं ऐसी लगती हैं जैसे कि 2047 में भारत के विकसित होने की बात चल रही है। मैं चपरासी लायक भी नहीं हूँ सर। नहीं, आपके अंदर बहुत उच्च कोटि के गुण हैं जो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की सरकारी पद पर संतुष्ट हो पाएंगे। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप दिशा बदलिए। सर मैं आईएएस नहीं बन सकता सर। निश्चित ही आईएएस से बड़े बन जाएंगे आप। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आपको अब इंटरव्यू की भी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, आप चुनाव की तैयारी करिए। अब समय आ चुका है सर। लेकिन मेरे को आईएएस बनना था सर, मेरे को प्लीज। आईएएस बनकर करेंगे क्या आप जब नेता बन जाएंगे तो आपकी मदद के लिए आईएएस रहेंगे ना। तो आपने और इंटरव्यू की तैयारी ऑलरेडी की है, तो आपको उनकी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। सर अनअकैडमी में पिता बोलते थे कि आईएएस बनो, यहाँ पे आप अलग बोल रहे हैं। जी, मैं पुनः कहूंगा कि अगर आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और सच में आप चाहते हैं कि इस समाज के लिए या अपने लिए भी सही कुछ अद्भुत किया जाए, तो तैयारी करिए। अन्यथा क्षमा मांगिए अपने घर वालों से और कुछ काम धंधे पे लग जाइए। नहीं तो आपको प्रधानमंत्री के बाद सीधे चपरासी और उसके बाद कोई पद नहीं मिल पाता है। आप इस पूरे कहानी से यह जरूर सीख लीजिए कि हम समय पर समय वाली चीजें पूछें। हमारा ध्यान पॉलिटी पर होना चाहिए, पर हम प्रजनन तंत्र पर अटके हुए हैं। जरूरत हमें मेंस की प्रिपरेशन की है और हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके लिए भी यह बात स्पष्ट रूप से क्लियर हो जानी चाहिए। सही रणनीति सही समय पर शुरू की जाएगी तो ही सफलता आप तक पहुंचेगी, अन्यथा आपको कभी भी किसी भी कमरे से भगा दिया जा सकता है। सही समय पर
सही रणनीति के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अनअकैडमी के साथ, क्योंकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हमेशा आपको देते हैं। सतीश जी, मैं एक छोटी सी सलाह आपको दूंगा, सर अभी आप शुरू कर दीजिए अनअकैडमी का कोर्स। सर लेकिन आप मुझे बैड एग्जाम्पल के तौर पे इतने लाखों युवाओं को कैसे आपने प्रस्तुत किया सर? मैं सतीश जी के भाषा और सतीश जी के विचारों का बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों सर? उसका कारण है क्योंकि वो बिना डरे कई सारी भाषा और कई सारे विचारों को प्रकट कर लेते हैं। बोलना बहुत जरूरी है, उसके लिए उनका सम्मान सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें चाहूंगा कि वह किसी दूसरे फील्ड में जाए ताकि वहां वो बहुत अद्भुत कर सकते जैसे कि वो कर रहे हैं, पर वो एक यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं बन सकते हैं। इसलिए पहचान लीजिए, आपको सच में यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, किसी से बदला लेने की भावना से कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम के लिए इतना बड़ा एग्जाम मत दीजिए, साधारण से इंतकाम ले लिए जा सकते। तो सर जो सत्तू था वो बदला लेके तो बन गया आईएएस। बिल्कुल, पर उसने मेहनत भी की। आप बिना मेहनत के डायरेक्ट इंटरव्यू देना चाहते हैं और इंटरव्यू में भी चश्मा पहन कर आ रहे हैं, कैजुअल बैठ रहे हैं। सर तो ये मॉक इंटरव्यू हमारा खत्म हुआ? जी जी, मैंने पास कर लिया आपको, और मैंने पूरी तरह से मान लिया है कि अगली बार आपके साथ कभी इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप नेता बन जाएंगे तब तक। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सर मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा हुआ कि आप मुझे पहले नहीं मिले। नहीं तो आप आईएएस बन जाते। नहीं तो आईएएस बन जाता यार। और देखिए मैं नेता नहीं बन पाता, बहुत बड़ा मैं नुकसान पैसे हो नहीं जाता। कमा पाता। आईएएस आदमी पैसे नहीं कमा पाएगा ना सर? बिल्कुल, उसके जीवन के लिए जो जरूरी है वो मिल जाता है उसे। अंडर द टेबल नहीं, ऊपर से भी। ऊपर से देने लगे हैं? नहीं डिजिटल हो चुके हैं अब तो। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी।